आज के एपिसोड में हम प्रोटेस्ट पेटिशंस और उससे संबंधित प्रोविजंस करेंगे। प्रोटेस्ट पेटिशन क्या होती है, उसका पर्पस क्या होता है, कब लगाई जा सकती है, कौन लगा सकता है, उन सारी चीज़ों को आज हम डिटेल में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आज बनता है वो ये बनता है कि देखिए, हम शुरू से इस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। मान लीजिए एफआईआर हुई है, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई और यहां पर पुलिस अपनी पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर रही है। ठीक है, ये पुलिस रिपोर्ट किसको सबमिट होती है? ये मैजिस्ट्रेट को सबमिट होती है। और इस पुलिस रिपोर्ट में ओपिनियन होता है पुलिस का इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो ये ओपिनियन दो तरीके का हो सकता है, ये चार्जशीट की फॉर्म में हो सकता है और एक क्लोजर रिपोर्ट की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो सवाल ये बनता है कि जब पुलिस अपनी पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगी मजिस्ट्रेट को, कहने का मतलब जब वो इन्वेस्टिगेशन खत्म करके पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगी मजिस्ट्रेट को, तो क्या इसकी जानकारी इंफॉर्मेंट को देनी है? तो पहला सवाल यह बनता है कि जानकारी किस बात की भैया? जानकारी इस बात की, पहली बात कि हम पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं मजिस्ट्रेट को, और दूसरी बात कि हमारे ओपिनियन में यहां पर चार्जशीट सबमिट कर रहे हैं या क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। तो इन दो पहलुओं की जानकारी, इंफॉर्मेशन क्या आपको इंफॉर्मेंट को देनी है? अब अगला सवाल आपके दिमाग में आएगा कि इंफॉर्मेंट कौन? इंफॉर्मेंट वो व्यक्ति जिसने इंफॉर्मेशन दी और जिसकी इंफॉर्मेशन पर एफआईआर रजिस्टर हुई। तीसरा सवाल इसमें बन सकता है, देखिए दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि जानकारी कौन सी, दूसरा इंफॉर्मेंट कौन है भैया, और तीसरी कि इंफॉर्मेशन कौन देगा। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। तो यहां पर दो ही खिलाड़ी हैं अभी तक, एक तो मैजिस्ट्रेट साहब हैं और एक पुलिस है जिसको हम आईओ बोल रहे हैं या ओआईसीपीएस बोल रहे हैं। तो तीसरे में कौन देगा? पुलिस ऑफिसर देगा या इंफॉर्मेशन मैजिस्ट्रेट देगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन देनी भी है नहीं देनी, और देगा तो कौन देगा। तो सबसे मतलब आगे चलने से पहले हम ये देखते हैं कि इंफॉर्मेंट की वैल्यू क्या है सीआरपीसी की नजर में, और क्या कोई प्रोविजन है जहां पर ये कहा गया है कि इसको ये जानकारी देनी है। तो पहले वैल्यू समझते हैं। देखिए, इंफॉर्मेंट को सीआरपीसी में बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। ऐसा नहीं है कि उसने जैसे ही इंफॉर्मेशन रजिस्टर कराई, एफआईआर हुई और ही जस्ट फेड्स अवे। नहीं, उसको बाकायदा इंफॉर्मेशन लगातार अलग अलग स्टेज पे दी जाती है और दी भी जानी चाहिए, क्योंकि उसका कंसर्न रहेगा कि यार जो इंफॉर्मेशन मैंने पुलिस को दी थी उस पर क्या रिजल्ट निकला। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सीआरपीसी में हम प्रोविजन देखते हैं जो इंफॉर्मेंट से संबंधित है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सेक्शन 154 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि इंफॉर्मेंट जब आपके पास इंफॉर्मेशन दर्ज कराने आएगा तो उसको आप लिखित में नोट करेंगे और उसको एक कॉपी देंगे, रिड्यूस इनटू राइटिंग करेंगे। ठीक है, उसको एक कॉपी देंगे। उसके बाद आता है सेक्शन 157(2). वीडियो को पॉज कीजिए, सेक्शन 157(2) जाके पढ़िए। अगर आप साथ के साथ इस तरीके से वीडियो को पॉज करके साथ के साथ सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा देर तक और ज्यादा अच्छे से वो रिटेन रहेगा। तो आप सेक्शन 157(2) पढ़िए और उसके बाद वीडियो को आके प्ले कीजिए, मैं फिर बताता हूं आपको। देखिए 157(2) क्या कहता है। 157(2) ये कहता है कि अगर ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन ये फैसला करता है कि भैया इस मामले में मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि सुफिशिएंट ग्राउंड फॉर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, तो बस उसने ये मन बना लिया है कि नहीं इन्वेस्टिगेट कर रहा, तो ऐसे में उसकी जिम्मेवारी है कि वो इन्फॉर्म करेगा इन्फॉर्मेंट को कि भैया आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, उस मामले में मुझे ये लगता है कि सुफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, इसलिए मैं उस पर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा हूं। तो देखिए, उसको हम तवज्जो दे रहे हैं ना, वी आर गिविंग ड्यू इंपॉर्टेंस टू द इंफॉर्मेंट। 154(2) कहता है कि उसको कॉपी दो, 157(2) कहता है कि उसको इन्फॉर्म करो अगर आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हो। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 का सॉरी 173 क्लॉज 2 का सब क्लॉज 2 भी इसी दिशा में कुछ बात कहता है। चलिए देखते हैं कि क्या कहता है।
देखिए ये बोल रहा है द ऑफिसर शैल ऑल्सो कम्युनिकेट, ठीक है जी, इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये अपने काम का नहीं है, द एक्शन टेकन बाय हिम टू द पर्सन इफ एनी बाय हुम द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस वाज फर्स्ट गिवन। क्लियरली बोल रहा है कि भैया जो भी पुलिस ऑफिसर एक्शन लेगा, और पुलिस ऑफिसर 173 में क्या एक्शन लेता है, वो पुलिस रिपोर्ट सबमिट करता है। तो जो भी वो पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर रहा है, चार्जशीट सबमिट कर रहा है या वो क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर रहा है, उसको इन्फॉर्मेंट को सूचना देनी है, जिस इन्फॉर्मेंट ने सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी थी, जिसके बेस पर एफआईआर रजिस्टर हुई थी। तो पुलिस की तो जिम्मेदारी सीआरपीसी ने क्लियरली बता दी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि सेक्शन 173 का क्लॉज 2 का सब क्लॉज 2 क्लियरली ये कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो इन्फॉर्म करेगा इन्फॉर्मेंट को, ठीक है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, अपना ये वाला फंडा क्लियर कि उसको इन्फॉर्मेशन दी भी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए। जो हमने यहां पे बात की थी कि भैया पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्म करेगा या मजिस्ट्रेट इन्फॉर्म करेगा या दोनों करेंगे, हम ये देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया जनाब कि पुलिस ऑफिसर करेगा, और ये कहां से क्लियर हुआ, 173 का क्लॉज 2 का सब क्लॉज 2, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि क्या मजिस्ट्रेट साहब को भी ये जानकारी इंफॉर्मेंट को देनी है। देखिए जहां पर मजिस्ट्रेट की बात है वहां पर सीआरपीसी बिल्कुल साइलेंस है, सीआरपीसी में कहीं भी कोई बात नहीं कही गई। तो हमें जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से निकालना पड़ेगा कि मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है भी या नहीं। तो जो जजमेंट्स इस संदर्भ में है वो मैं आपको बाद में इसमें नोट करा दूंगा, अभी आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, लॉजिक समझ लीजिए। इन सभी जजमेंट्स में कहा गया कि भैया एक हम कॉन्सेप्चुअली एक बात समझने की कोशिश करते हैं। बात क्या है, बात यह है कि देखो मजिस्ट्रेट के पास पुलिस रिपोर्ट आ गई, प्लीज पे अटेंशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मजिस्ट्रेट के पास जब पुलिस रिपोर्ट आ गई तो अब मजिस्ट्रेट को क्या करना है, उस पर डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है कि या तो वो कॉग्निजेंस ले रहा है या नहीं ले रहा, ठीक है। अगर वो कॉग्निजेंस लेता है तो इंफॉर्मेंट को कोई भी प्रेजुडिस उसको फर्क नहीं पड़ेगा, द इंफॉर्मेंट विल नॉट बी प्रेजुडिसली इफेक्टेड, ठीक है। लेकिन क्यों नहीं फर्क पड़ेगा इंफॉर्मेंट पे, प्रेजुडिसली क्यों नहीं इफेक्टेड होगा, सिंपल सा रीजन है, इसलिए इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि कॉग्निजेंस ले लिया। इंफॉर्मेंट क्या चाहता था, इंफॉर्मेंट ये चाहता था कि जो ऑफेंस उसने रिपोर्ट किया है उस ऑफेंस में अक्यूज के ऊपर ट्रायल चले और उस ऑफेंस में एक्शन लिया जाए, न्याय हो। अब अगर मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस ले रहा है तो वही तो हो रहा है ना जो इंफॉर्मेंट चाह रहा था। कॉग्निजेंस लेने का मतलब अब उसके ऊपर इंक्वायरी होगी और चार्ज फ्रेम होने के बाद ट्रायल चलेगा, तो यही तो इंफॉर्मेंट भी चाह रहा था ना। तो अगर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहा है इसका मतलब इंफॉर्मेंट इज नॉट प्रेजुडिसली इफेक्टेड, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए वो कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है, इफ द मजिस्ट्रेट इज नॉट टेकिंग द कॉग्निजेंस, तो भैया इंफॉर्मेंट प्रेजुडिसली इफेक्ट हो सकता है। क्यों, क्योंकि इंफॉर्मेंट तो चाह रहा था कि इसमें सजा मिले, इसमें कुछ आगे ट्रायल चले, इंक्वायरी हो, लेकिन मजिस्ट्रेट तो कह रहा है कि भैया मैं कॉग्निजेंस ही नहीं ले रहा, आई एम ड्रॉपिंग द प्रोसीडिंग्स। तो इसमें यहां पर इंफॉर्मेंट प्रेजुडिसली इफेक्ट हो रहा है। तो जजमेंट्स में यह कहा गया भैया कि पुराने सेक्शंस को देखते हुए जो स्पिरिट है सीआरपीसी की, जो कि हमें 154(2) से 157(2) से 173 का क्लॉज 2 और सब क्लॉज 2 से, इन सभी प्रोविजन से हमें जो सीआरपीसी की स्पिरिट पता चल रही है, और यह बात भी कंसिडर करते हुए कि इंफॉर्मेंट प्रेजुडिसली इफेक्ट होगा, हम यह मानते हैं कि मजिस्ट्रेट की भी जिम्मेदारी है कि वो इंफॉर्मेंट को इन्फॉर्म करे। लेकिन यहां पर एक सवाल उठता है, क्या हर स्थिति में इन्फॉर्म करना पड़ेगा? तो अगेन देखिए, जैसा अभी हमने कहा कि ठीक है, ये तो मान लेते हैं कि मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन क्या हर स्थिति में इन्फॉर्म करना पड़ेगा? इसकी दो कैटेगरीज हम मान सकते हैं, जो पहले अभी हमने कैटेगरीज डिस्कस की है। देखिए, अगर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहा है, ठीक है, और दूसरा कंडीशन नॉट कॉग्निजेंस, तो अगर तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहा है तो कोई प्रेजुडिस इफेक्टेड नहीं हुआ इंफॉर्मेंट,
तो जब इंफॉर्मेंट प्रेजुडिशियली इफेक्टेड नहीं हो रहा है तो मजिस्ट्रेट की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उसको बताए। लेकिन अगर, आप ध्यान से सुनिएगा, यहां पे शब्द है इफ द मजिस्ट्रेट इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स नॉट टेकिंग द कॉग्निजेंस। अभी उसने डिसीजन लिया नहीं है कि वो कॉग्निजेंस ले या ना ले। he has not put the final stamp on his decision। अभी he is just inclined, उसे लग रहा है कि भैया इस मामले में कॉग्निजेंस नहीं लिया जाना चाहिए। he has not made the decision, he is only inclined towards that decision। तो अगर वो inclined है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इंफॉर्मेंट को इस बात की सूचना दे दे कि भाई मैं इस मामले में सोच रहा हूं, इंक्लाइंड हूं कि मैं कॉग्निजेंस ना लूं। अब ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया ताकि इंफॉर्मेंट को जब ये सूचना मिलेगी कि मजिस्ट्रेट साहब इस मामले में कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हैं, तो वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने एक रिप्रेजेंटेशन देके एक आखिरी कोशिश कर सकता है मजिस्ट्रेट का माइंड चेंज करने के लिए कि नहीं जनाब, इसमें कॉग्निजेंस बनता है। आप इसको रिकंसिडर कीजिए, देखिए इन पहलुओं को, देखिए इन फैक्ट्स को, देखिए इन एविडेंसेस को, देखिए इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए आप ये देखिए कि इसमें कॉग्निजेंस बनता है। तो एक तरीके से ये इंफॉर्मेशन देके हम इंफॉर्मेंट को एक आखिरी मौका दे रहे हैं अपनी बात कहने का, अपनी रिप्रेजेंटेशन देने का, ताकि मजिस्ट्रेट अपना माइंड मेकअप बदल सके। आई होप दिस इज क्लियर। हालांकि हम वो बार बार कर चुके हैं, लेकिन एक चीज और मैं यहां पर दोबारा से आपको बताना चाहूंगा, आपको भी रिकॉल हो जाएगा अच्छे से। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने की तरफ इंक्लाइंड नहीं है। तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस कब नहीं लेगा? दो सिचुएशन में। या तो मान लीजिए पुलिस ने चार्जशीट फाइल की लेकिन वो फिर भी कॉग्निजेंस नहीं ले रहा, बिकॉज जैसा मैंने बोला था, चार्जशीट इज द एग्जीक्यूटिव माइंड ऑफ द पुलिस ऑफिसर। उस चार्जशीट पर मजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके देखेगा कि मुझे कॉग्निजेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो हो सकता है पुलिस ने तो चार्जशीट फाइल की हो लेकिन उसके बाद भी मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हो, तो आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। किसको? इंफॉर्मेंट को, कि भाई ऐसे ऐसे मैं इस पे इंक्लाइंड हूं कि मैं इस पे कॉग्निजेंस ना लूं। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? दूसरी सिचुएशन है क्लोजर रिपोर्ट। अब क्लोजर रिपोर्ट है और क्लोजर रिपोर्ट को यहां पर उसने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है? कि ही इज एक्सेप्टिंग व्हाट ओपिनियन हैज बीन मेड बाय द एग्जीक्यूटिव माइंड ऑफ द पुलिस ऑफिसर। तो अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है। तो एक तरीके से अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं, अगर वो चार्जशीट को रिजेक्ट कर रहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर वो चार्जशीट को रिजेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो कह रहा है कि मैं कॉग्निजेंस नहीं ले रहा, क्योंकि अगर वो चार्जशीट को एक्सेप्ट कर लेगा तो उसे कॉग्निजेंस लेना है। और वहीं पर अगर वो क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो कॉग्निजेंस नहीं ले रहा। कुल मिलाकर अगर मजिस्ट्रेट इंक्लाइंड है कि वो कॉग्निजेंस नहीं ले तो वो इसकी सूचना इंफॉर्मेंट को देगा। और जैसा मैंने बताया, इंफॉर्मेंट को इसलिए देगा ताकि वो एक रिप्रेजेंटेशन मजिस्ट्रेट साहब के सामने दे सके। उस रिप्रेजेंटेशन से, उन सबमिशन से वो मजिस्ट्रेट साहब को परसुएड कर सकें कि साहब इसमें आप कॉग्निजेंस बनता है और इसमें आप कॉग्निजेंस लेके इश्यू ऑफ प्रोसेस कीजिए। ठीक है। इस रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? प्रोटेस्ट पिटीशन। आई होप आप ये फंडा समझ गए हैं। मैं आपको ये सारा लॉजिक इसलिए बताना चाहता था कि हम प्रोटेस्ट पिटीशन समझ सकें। ये जो रिप्रेजेंटेशन जाएगी, जो इंफॉर्मेंट देगा, किसको देगा? मैजिस्ट्रेट को। कब देगा? व्हेन मैजिस्ट्रेट इज इंक्लाइंड नॉट टू टेक द कॉग्निजेंस। उस रिप्रेजेंट को हम कहते हैं प्रोटेस्ट पिटीशन। इसके नाम से ही समझने की कोशिश कीजिए, क्या कह रहा है? प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट कर रहा है, किस चीज को प्रोटेस्ट कर रहा है? इंक्लिनेशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट नॉट टू टेक कॉग्निजेंस इन दैट ऑफेंस। उसको ये प्रोटेस्ट कर रहा है कि साहब, आई एम ऑब्जेक्टिंग इट, I am protesting against it. You please listen to my submissions, and by these submissions, the informant will try his best to persuade the magistrate to take cognizance in the offense and to issue the process. ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी बात और आती है, प्रोटेस्ट पिटीशन को और आगे समझने से पहले इसमें एक छोटी सी बात और आती है। देखिए, एक सवाल ये उठा
कि हम बार बार कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन देना इन्फॉर्मेंट को। ये इन्फॉर्मेंट कौन हो सकता है? ये इन्फॉर्मेंट इंजर्ड व्यक्ति भी हो सकता है, और ये इन्फॉर्मेंट रिलेटिव ऑफ द इंजर्ड भी हो सकता है, और ये ओपोनेंट कोई ये इन्फॉर्मेंट कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। तो हम बार बार ये बोल रहे हैं कि इन्फॉर्मेंट को देना है। अब मान लीजिए सिचुएशन ये है, जो इन्फॉर्मेंट है वो थर्ड पर्सन है। अब उसने तो इन्फॉर्मेशन दे दी और वो चला गया, ना तो इंजर्ड ने इंफॉर्मेशन दी, ना रिलेटिव ऑफ द इंजर्ड ने इंफॉर्मेशन दी। तो सवाल यह बनता है कि जो हम इंफॉर्मेशन देने की बात कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेंट को इंफॉर्मेशन देनी है पुलिस रिपोर्ट सबमिट होते वक्त, जो पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट दोनों को देनी है, वो किस किस को देनी है? क्या वो सिर्फ इन्फॉर्मेंट को देनी है, या वो इंजर्ड व्यक्ति को भी देनी है, या रिलेटिव ऑफ द इंजर्ड को भी देनी है? समझ रहे हैं ना? मान लीजिए एक्स है, इसको चोट मारी गई है, और जो थाने में इंफॉर्मेशन दी गई है वो वाई ने दी है, वो वहीं पर खड़ा था, उसने इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, ये इंफॉर्मेंट है। और अब जब मजिस्ट्रेट साहब इंफॉर्मेशन देंगे कि भैया मैं इसमें कॉग्निजेंस नहीं ले रहा, या पुलिस ऑफिसर इंफॉर्मेशन देगा 173 के सब सेक्शन सब क्लॉज क्लॉज 2 सब क्लॉज 2 में, तो क्या वो इंफॉर्मेशन सिर्फ इंफॉर्मेंट को दी जाएगी या उसको भी दी जाएगी जो विक्टिम है? पहला सवाल। दूसरी सिचुएशन देखिए, एक्स को गोली लगी और एक्स मर गया, वाई वहीं पर खड़ा था, वाई ने इंफॉर्मेशन पुलिस को दे दी, एफआईआर रजिस्टर होगी, मतलब वाई इज द इंफॉर्मेंट। अब 173 क्लॉज 2 सब क्लॉज 2 की जो इंफॉर्मेशन है वो क्या सिर्फ वाई को देनी है या एक्स के रिलेटिव को भी देनी है? क्योंकि भाई चलो वाई ने तब तो आपको इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन उसके बाद वाई तो अपने घर चला गया, वाई को क्या फर्क पड़ रहा है कि एक्स के कातिलों को सजा मिल भी नहीं है नहीं मिल रही? एक्स के रिलेटिव्स को पड़ रहा होगा ना। एक्स के रिलेटिव चाहेंगे कि यार हमारा तो परिवार का सदस्य चला गया तो कम से कम न्याय तो मिले। तो अब सवाल यह बनता है यहां पर कि ऐसी परिस्थिति में क्या इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेंट को दी जाएगी, या विक्टिम को भी दी जा सकती है, या विक्टिम के रिलेटिव को भी दी जा सकती है? मान लीजिए अगर वो रिलेटिव मर गया, तो इसमें बहुत क्लियरली जजमेंट्स में कहा गया कि जनाब ऐसा है, जहां तक इंफॉर्मेंट की बात है वहां तो है मैंडेटरी, शैल, चाहे पुलिस ऑफिसर हो चाहे मजिस्ट्रेट हो, इनको दोनों को शैल गिव द इंफॉर्मेशन, देनी ही देनी पड़ेगी। लेकिन अगर है विक्टिम खुद या फिर कोई रिलेटिव ऑफ द विक्टिम जो कि इंफॉर्मेंट नहीं है, इस मामले में इंफॉर्मेंट नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेंट होता तो उनको मिली जाती जानकारी। अगर विक्टिम या रिलेटिव की बात हो तो ये किसका डिस्क्रिशन आ जाता है? मजिस्ट्रेट का, कि भाई अगर मजिस्ट्रेट उस पर्टिकुलर केस में मानता है कि उनको भी इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है तो मजिस्ट्रेट उनको इंफॉर्मेशन दे सकता है। एक सिचुएशन देखिए आप, मान लीजिए मिस्टर एक्स थे, उनका मर्डर हुआ, एक्स की वाइफ है के, और वहीं पर एक आई विटनेस खड़े थे वाई, जिन्होंने इंफॉर्मेशन पुलिस को दी। तो ये हो गए आपके इंफॉर्मेंट। जब इन्होंने इंफॉर्मेशन पुलिस को दी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन एफआईआर रजिस्टर की, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, अब वो पुलिस रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं। अब जब वो पुलिस रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं तो भैया उनको वो जानकारी किसको देनी है? इंफॉर्मेंट को। तो उन्होंने वाई को इंफॉर्मेशन दे दी। अब वो पुलिस रिपोर्ट कहां पर आ गई? मैजिस्ट्रेट के पास, और मैजिस्ट्रेट इंक्लाइंड है कि इस पे मैं कॉग्निजेंस नहीं लूंगा। तो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हैं तो उसको किसको जानकारी देनी है? इंफॉर्मेंट को। लेकिन इस मामले में लगता है कि यार मजिस्ट्रेट को लगता है कि यार इंफॉर्मेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है, इंफॉर्मेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो देयर इज नोबडी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट, और कोई ऑब्जेक्ट करने वाला ही नहीं है, कोई सबमिशन देने वाला ही नहीं है। तो अब ये मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिप्शन है कि इस मामले में वो के को भी इंफॉर्मेशन दे सकता है कि भैया के को बताओ कि हम मामले में कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो लेट के कम एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस डिसीजन। के आए और प्रोटेस्ट करे।
तो यहां पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इंफॉर्मेंट के अलग अगर किसी को आपको इंफॉर्मेशन देनी है तो वो मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है, सिर्फ जो मैंडेटरी है वो किसको है, इंफॉर्मेंट को। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने आपको प्रोटेस्ट पिटीशन यहां पर इंट्रोड्यूस कर दी कि प्रोटेस्ट पिटीशन होती क्या है। ठीक है, तो प्रोटेस्ट पिटीशन एक तरीके का क्या है, सबमिशन है जो कि फाइल किए जाते हैं टू परसुएट द मजिस्ट्रेट टू चेंज हिज माइंड एंड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस एंड इशू प्रोसेस। ठीक है, ये एक तरीके की अपॉर्चुनिटी है जो कि हम इंफॉर्मेंट को दे रहे हैं। अब इसमें सवाल ये बनता है, सवाल जाने से पहले इसके कुछ बेसिक्स मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, प्रोटेस्ट पिटीशन अगर आप देखिए तो सीआरपीसी में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, ना इसका आईपीसी में कोई जिक्र है। इट्स अ जज मेड लॉ जो कि अलग अलग समय पर अलग अलग कोर्ट्स ने इसको मान्यता दी और प्रोटेस्ट पिटीशन का कॉन्सेप्ट अमर्ज हो गया। तो देखा जाए तो ये प्री इंडिपेंडेंस डे से चलता आ रहा है। शुरुआत में अगर आप बात करें तो पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसको काफी तवज्जो दी और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको थोड़ी तवज्जो लेट दी। 1990 के दशक से पहले उसने कोई भी प्रोटेस्ट पिटीशन का कॉन्सेप्ट नहीं निकाला था। 1990 के बाद ये प्रोटेस्ट पिटीशन की चीजें दिल्ली में भी शुरुआत इनकी हुई। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। लेकिन एक चीज एग्जाम में पूछी जा सकती है, आज तक नहीं पूछी गई है, बट स्टिल इट कैन बी आस्क्ड। प्रोटेस्ट पिटीशन को नाराजी पिटीशन कहा जाता था, तो ये प्रीलिम्स में वो सीधा आपसे पूछ सकते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। NARAJI, नाराजी पिटीशंस, जिसका मतलब होता है डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है जी, तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोटेस्ट पिटीशन के लिए इतनी ही हमें चाहिए। प्रोटेस्ट पिटीशन का मतलब क्या होता है, प्रोटेस्ट पिटीशन कब दी जाती है, वो मैं आपको बता चुका हूं। मैं एक बार फिर से रिपोर्ट कर देता हूं। प्रोटेस्ट पिटीशन एक तरीके की अपॉर्चुनिटी है जो कि ग्रांट की जाती है किसको, इंफॉर्मेंट को। वो विक्टिम भी हो सकता है, वो कंप्लेनेंट भी हो सकता है, टू रेज ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट दीज कंक्लूजन्स। ठीक है जी, अब सवाल उठता है कि प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कौन कर सकता है। देखिए, इसमें तीन खिलाड़ी हमारे बीच में आते हैं। पहला खिलाड़ी इंफॉर्मेंट, दूसरा खिलाड़ी कौन है, इंजर्ड व्यक्ति, खुद विक्टिम, इसको हम विक्टिम बोल रहे हैं, इंजर्ड बोल रहे हैं। और तीसरा कौन है, रिलेटिव ऑफ दी विक्टिम कह लीजिए। भाई हो सकता है विक्टिम इस स्थिति में ही ना हो कि वो कुछ कर सके, या फिर वो मर चुका है तो डिसीज्ड। ठीक है, तो प्रोटेस्ट पिटीशन इन तीनों में से कोई भी फाइल कर सकता है। इंफॉर्मेंट भी कर सकता है, इंजर्ड व्यक्ति भी कर सकता है और रिलेटिव भी कर सकता है। लेकिन हमें इसमें एक चीज ध्यान देने की जरूरत है। क्या ध्यान देने की जरूरत है, देखिए इंफॉर्मेंट को तो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, पुलिस ऑफिसर भी देगा और मजिस्ट्रेट भी देगा कि भैया इस तरीके से कॉग्निजेंस नहीं लिया जा रहा है, आप चाहें तो उस पर आके प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर दीजिए। ठीक है, लेकिन इन दोनों प्राणियों को, इंजर्ड व्यक्ति को और रिलेटिव ऑफ द विक्टिम या डिसीज को इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। जैसा मैंने बोला कि इसमें शैल नहीं है, ये मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन, इंफॉर्मेशन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। तो अगर इनके पास इंफॉर्मेशन है और ये प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करते हैं तो यस, दे कैन फाइल द प्रोटेस्ट पिटीशन। प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने में देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगेन हमें ध्यान ये रखना है कि इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेंट को दी जाएगी, इन दोनों को इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन फाइल कर सकता है प्रोटेस्ट पिटीशन, तो प्रोटेस्ट पिटीशन कोई भी फाइल कर सकता है, विक्टिम भी फाइल कर सकता है, विक्टिम का रिलेटिव भी फाइल कर सकता है, और इंफॉर्मेंट तो फाइल कर ही सकता है, और कंप्लेनेंट भी फाइल कर सकता है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं।
अब आगे चलने से पहले मैं एक बार इस पूरे कॉन्सेप्ट को फिर से आपको रिवाइंड करा देता हूं विद इन 1 मिनट। हम सिंपल सी बात ये बोल रहे हैं कि इफ द मैजिस्ट्रेट इज इंक्लाइंड towards not taking the cognizance and that is possible in 2 cases, when he is rejecting the charge sheet फाइल हुई है लेकिन वो उस चार्ज शीट को रिजेक्ट कर रहा है, और when he is accepting the closure report। इन दोनों सिचुएशंस में he is inclined कि he will not take the cognizance। तो ऐसी स्थिति में it is his duty to inform the informant about his inclination, and the reason for this information is so that informant gets an opportunity to put his submissions to the magistrate against his inclination कि भैया आप इस मामले में cognizance ले और इन रीजन से आप cognizance ले। तो एक तरीके से ये एक अपॉर्चुनिटी है जो कि ग्रांट की जा रही है इन्फॉर्मेंट को, विक्टिम को, या जो भी मैंने आपको बताया जो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, ताकि कॉग्निजेंस वाले मुद्दे पर मजिस्ट्रेट अपने उसको रिकंसिडर करे। आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे चलते हैं। अगला सवाल ये बनता है, प्रोटेस्ट पिटीशन के बाद मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, उनको चेक करते हैं। देखिए, प्रोटेस्ट पिटीशन आ गई और हमने एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी इंफॉर्मेंट, विक्टिम या इंजर्ड जो भी व्यक्ति उसको दे दी जिसने प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की है। ठीक है, अब इस अपॉर्चुनिटी के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं। देखिए, पहला ऑप्शन ये मान लीजिए कि प्रोटेस्ट पिटीशन से सेटिस्फाई नहीं है मैजिस्ट्रेट, तो क्या करेगा, ही विल टेक द डिसीजन ऑफ नॉट टेकिंग द कॉग्निजेंस, और वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा, नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है जी, दिस इज द फर्स्ट थिंग विच कैन हैपन। दूसरी बात, उसको प्रोटेस्ट पिटीशन में दम लग रहा है, उसको जो सबमिशंस दिए गए हैं प्रोटेस्ट पिटीशन में उनमें कुछ प्रोबेबिलिटी लग रही है, उनमें स्ट्रेंथ लग रही है, तो मजिस्ट्रेट अब क्या करेगा, मजिस्ट्रेट इज नॉट श्योर कि अभी उसे कॉग्निजेंस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो व्हाट मजिस्ट्रेट कैन डू इज मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156(3). वो पुलिस को बोल देगा कि भैया इसमें अभी और मामले में छानबीन करो और मुझे इसमें लगता है कि और कुछ मामला बन सकता है, तो इसमें आप आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की पावर उसके पास है 156(3) में। तीसरा, वो प्रोटेस्ट पिटीशन से सहमत है, ही सेटिस्फाइड बाय द प्रोटेस्ट पिटीशन सबमिशंस एंड ही टेक कॉग्निजेंस। अब देखिए, वो कॉग्निजेंस ले रहा है। प्लीज पे अटेंशन यार, यहां पर थोड़ी सी टेक्निकल बात है। मैंने आपको बोला कि वो प्रोटेस्ट पिटीशन के सबमिशन से सहमत है और वो कॉग्निजेंस ले रहा है, तो अब कॉग्निजेंस किस किस बेस पे लिया जा सकता है, याद कीजिए सेक्शन 190 क्या बोला था, ए में क्या है, कंप्लेंट पर, बी में पुलिस रिपोर्ट पर, और सी में ओन इंफॉर्मेशन पर। तो अगर तो वो कॉग्निजेंस लेता है पुलिस रिपोर्ट पर ही, वो सहमत हुआ है प्रोटेस्ट पिटीशन से लेकिन कॉग्निजेंस ले रहा है वो पुलिस रिपोर्ट पर, तो दिस विल बी कॉग्निजेंस टेकन अंडर सेक्शन 191(b). लेकिन वो पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस ना लेकर वो प्रोटेस्ट पिटीशन पर कॉग्निजेंस ले ले, वो पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस ना लेते हुए वो प्रोटेस्ट पिटीशन पे कॉग्निजेंस ले ले। मतलब कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं, यहां पर मान लीजिए पुलिस ने चार्जशीट फाइल की और मजिस्ट्रेट ने चार्जशीट को डिक्लाइन कर दिया है, ही हैज डिक्लाइंड दी चार्जशीट, या फिर कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर ने क्लोजर फाइल किया और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे ये दोनों चीजें होती हैं तो पुलिस रिपोर्ट तो पिक्चर से बाहर हो गई ना भाई। एक बार आपने जब चार्जशीट जो फाइल हुई थी उसको डिक्लाइन कर दिया, इसका मतलब आपने पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस नहीं ली, या फिर
पुलिस रिपोर्ट में क्लोजर था, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब आपने पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस नहीं ली। लेकिन जब आपने प्रोटेस्ट पिटीशन को देखा सुना तो आपको लगता है नहीं यार कॉग्निजेंस तो ली जानी चाहिए इसमें। तो क्योंकि आप ऑलरेडी इनको डिक्लाइन एक्सेप्ट कर चुके हो, तो अब आप क्या करोगे, आप प्रोटेस्ट पिटीशन पे कॉग्निजेंस ले लोगे। ठीक है, और प्रोटेस्ट पिटीशन पे कॉग्निजेंस ली जाएगी तो इसका मतलब प्रोटेस्ट पिटीशन को एज अ कंप्लेंट ट्रीट किया जाएगा। उसी प्रोटेस्ट पिटीशन को हमने कंप्लेंट मान लिया और हमने कॉग्निजेंस ले लिया सेक्शन 191A में। लेकिन यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कंप्लेंट के जो इंग्रेडिएंट हैं वो सारे प्रोटेस्ट पिटीशन में पूरे होने चाहिए। अब कंप्लेंट के क्या इंग्रेडिएंट हैं वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप डेफिनेशन सेक्शन में जाइए और वहां से कंप्लेंट की डेफिनेशन पढ़िए और देखिए कि कंप्लेंट के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं। लेकिन यहां पर इतना जरूर समझ लीजिए कि कंप्लेंट के सारे इंग्रेडिएंट्स अगर प्रोटेस्ट पिटीशन में हैं और मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस ना लेते हुए प्रोटेस्ट पिटीशन पे कॉग्निजेंस ले रहा है तो वो उस प्रोटेस्ट पिटीशन को कंप्लेंट ट्रीट कर रहा है और कॉग्निजेंस ले रहा है सेक्शन 191A में। तो आई होप दिस इज क्लियर। इस जो अभी डिस्कस मैंने किया है इससे हम दो चीज समझें। पहली चीज तो कि प्रोटेस्ट पिटीशन के बाद मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, और दूसरी चीज हमने ये समझी है कि कब एक प्रोटेस्ट पिटीशन को कंप्लेंट ट्रीट किया जा सकता है। तो इसका जवाब है कंप्लेंट तब ट्रीट किया जा सकता है जब मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हैं और वो कॉग्निजेंस ले रहे हैं प्रोटेस्ट पिटीशन पे, और उस प्रोटेस्ट पिटीशन में वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी की गई हैं जो कंप्लेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो आप बेरेक्ट से देखेंगे डेफिनेशन सेक्शन में कंप्लेंट की डेफिनेशन है, वहां पर आपको चेक करना है। तो अगर यहां पर कॉग्निजेंस प्रोटेस्ट पिटीशन पे ली जा रही है और प्रोटेस्ट पिटीशन सारे इंग्रेडिएंट पूरे कर रहा है कंप्लेंट की, तो प्रोटेस्ट पिटीशन को हमने एज अ कंप्लेंट ट्रीट किया है और हमने कॉग्निजेंस कहां पर लिया है, 191A में। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं। तो देखा मैंने आपको बताया कि मजिस्ट्रेट के पास प्रोटेस्ट पिटीशन को डिसाइड करने के बहुत सारे डिस्क्रिशन होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्क्रिशनरी पावर है। तो एक केस है जिसके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि मजिस्ट्रेट किस किस तरीके से अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल कर सकता है। केस है नुपुर तलवार, आरुषि तलवार का जो मामला था उसकी बात है ये, वर्सेस CBI। Not important for your exam point of view, it is just for your understanding. I am explaining these things. ठीक है जी, इस मामले में क्या हुआ, CBI ने इन्वेस्टिगेशन खत्म की और उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी कि जनाब हमें नहीं समझ में आ रहा किसने क्या किया है, हम इस मामले को क्लोज कर रहे हैं, नो फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और ना ही हमें कोई अक्यूज्ड किसी के अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंस मिले तो हम इसको क्लोज कर रहे हैं। तो अब क्लोजर रिपोर्ट थी तो पुलिस ने, CBI ने इंफॉर्मेंट को इन्फॉर्म कर दिया और मजिस्ट्रेट ने भी इंफॉर्मेंट को इन्फॉर्म कर दिया। इंफॉर्मेंट कौन था, आरुषि की मदर नुपुर। अब जैसे ही नुपुर तलवार और उसके पिताजी, आई फॉरगॉट हिज नेम, मिस्टर तलवार बोल रहे थे, वॉट एवर हिज नेम वॉज, आई एम सॉरी, ठीक है। तो नुपुर तलवार ने ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर दी और प्रोटेस्ट पिटीशन में ये कहा कि भैया जो ये क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है CBI ने, वी आर अपोजिंग इट, और आप कृपया इसमें कॉग्निजेंस लीजिए, मतलब क्लोजर रिपोर्ट को आप एक्सेप्ट मत कीजिए और इसमें आप कॉग्निजेंस लीजिए। तो मजिस्ट्रेट साहब ने क्या किया, मजिस्ट्रेट साहब ने जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल की थी और जो इसमें क्लोजर रिपोर्ट जो फाइल की गई थी और जो प्रोटेस्ट पिटीशन थी, उन दोनों के बेस पे इसमें कॉग्निजेंस ले लिया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि लिया किसके अगेंस्ट, नुपुर तलवार के अगेंस्ट। जो इंफॉर्मेंट था, जो प्रोटेस्ट पिटीशन लगा रहा है, जो कह रहा है कि नहीं जनाब इसको क्लोज मत कीजिए, इस मामले को, इसमें कॉग्निजेंस लीजिए, इसमें आगे जांच करवाइए, इसमें 156(3) के ऑर्डर कीजिए, कुछ कीजिए इसमें, सोच के देखिए जिस व्यक्ति ने प्रोटेस्ट पिटीशन लगाई उसी व्यक्ति के अगेंस्ट कोर्ट को लगा कि इसी के अगेंस्ट कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए और कोर्ट ने नुपुर तलवार के अगेंस्ट ही कॉग्निजेंस ले लिया।
तो इस एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितनी ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं मैजिस्ट्रेट के पास इन द केस ऑफ प्रोटेस्ट पिटीशन। और इसमें और क्या बचता है मैं एक मिनट देख लेता हूं। इसमें आई थिंक ऑल दी थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड। इसमें वो जजमेंट्स मुझे जो देनी थी वो मैं भूल गया था आपको उस समय देनी, वो मैं आपको नोट करा देता हूँ, हालांकि वो नोट्स में भी हैं, तो यू कैन टेक इट डाउन फ्रॉम द नोट्स ऑल्सो, बट आई एम गिविंग यू द जजमेंट्स हियर ऑल्सो। ये कौन सी जजमेंट्स है? ये वो जजमेंट्स हैं जिसमें ये कहा गया था कि मैजिस्ट्रेट को भी इंफॉर्मेशन देनी है इन्फॉर्मेंट को इन केस ही इज इंक्लाइंड टू नॉट टेक द कॉग्निजेंस। तो इंपॉर्टेंट केस लॉज आर भगवंत सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। दिस इज 1985 सुप्रीम कोर्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट जजमेंट आप इसमें ले सकते हैं, गंगाधर जनार्दन महात्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और ये आपकी 2004 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स। कुछ जजमेंट्स, एक दो और जजमेंट्स मैंने दे रखी है, वो मैं आपको नोट्स में दे दूंगा। तो विद दिस वी एंड आवर एपिसोड ऑन प्रोटेस्ट पिटीशन। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, इस 173 को और आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।